बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपका जो एफपीएससी का लेक्चरर का टेस्ट होने वाला है उसमें जो एजुकेशन का पोर्शन है, आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन। और जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है टेक्सोनोमीज़, और उनमें सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन्स ऑफ एजुकेशन टेक्सोनोमीज़, और उसके बाद कॉग्निटिव डोमेन, और उसी के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन्स हैं क्या, कितनी हैं, उनके मायने क्या हैं, और ये किसने दी थी और कब दी थी। देयर आर टोटल 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमारे पास है कॉग्निटिव। इट वाज गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में। अगर आप लोगों को कॉग्निटिव डोमेन का ईयर याद हो जाता है तो जो नेक्स्ट 2 डोमेन्स हैं उनको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप उसमें 8 ईयर्स ऐड करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट डोमेन का ईयर आ जाएगा। कॉग्निटिव डोमेन 1956, अफेक्टिव डोमेन 1964, और जो साइकोमोटर डोमेन है वो 1972 में पब्लिश हुई थी। कॉग्निटिव डोमेन से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। जो वर्ड कॉग्निशन है, कॉग्निटिव इटसेल्फ, इसका मतलब माइंड से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं उनको डील करता है ये। हम इसको पहले यहाँ से रीड आउट करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इट डील्स विद थिंकिंग प्रोसेस एंड मेंटल फैकल्टीज़। मेंटल फैकल्टीज़ मीन कि जो हमारे माइंड में जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं, जो हम लोग आइडियाज सोच रहे होते हैं, जो थिंकिंग कर रहे होते हैं, हम अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो यूज़ करते हैं, इंटेलेक्चुअल पार्ट जो यूज़ करते हैं, जितने भी मेंटल से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो सब के सब हम लोग कॉग्निटिव डोमेन में, हम लोग उनके साथ कॉग्निटिव डोमेन में डील करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन कार्थोल ने दी थी 1964 में, और इसका जो लिंक है वो एटीट्यूड्स के साथ है, वैल्यूज़ के साथ है, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग के साथ, हमारे मैनर्स के साथ। इट डील्स विद एटीट्यूड, लाइकिंग डिसलाइकिंग, हैबिट्स, वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स। ये इन तमाम चीज़ों से डील करती है। कॉग्निटिव डोमेन के भी आगे सब ग्रुप्स हैं, सब लेवल्स हैं। अफेक्टिव डोमेन के भी हैं आगे, फर्दर हम लोग इनको भी स्टडी करेंगे। थर्ड डोमेन हमारे पास आ जाते हैं साइकोमोटर। जो साइकोमोटर वर्ड इटसेल्फ वो डील करता है मोटर एक्टिविटीज़ के साथ, हमारी बॉडी मूवमेंट के साथ, कि हम जो अपने जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया जिसमें हमारी मोटर स्किल्स यूज हो जाती हैं। एज इट डील्स विथ फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। 3 मेन डोमेन्स हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहला कॉग्निटिव, इसका ताल्लुक माइंड के साथ है, मेंटल फंक्शंस के साथ है, मेंटल प्रोसेसेस के साथ है। देन हमारे पास आ जाती है अफेक्टिव। अफेक्टिव वैल्यूज़ के साथ डील करती है। और द लास्ट वन इज साइकोमोटर। साइकोमोटर मूवमेंट के साथ, मोटर एक्टिविटीज़ के साथ, जहाँ पे हमें फिजिकली कुछ परफॉर्म करना पड़े। स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉग्निटिव डोमेन के साथ। इट वाज गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दी थी कॉग्निटिव डोमेन। आप लोग उसके बाद इस पिक्चर पे फोकस करें तो आपको आइडिया होगा कि किसके साथ डील करती है। कॉग्निशन के साथ, यानी कि हमारे हेड, थिंकिंग एंड मेंटल स्किल्स के साथ। ये इसके की वर्ड्स हैं। अगर आप इनको याद रखेंगे तो पेपर अटेम्प्टेशन आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं जी, इसके टोटल 6 सब ग्रुप्स हैं। इनको लेवल भी बोला जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉग्निटिव डोमेन के टोटल कितने लेवल हैं या टोटल कितने सब ग्रुप्स हैं। टोटल जो सब ग्रुप्स हैं वो 6 हैं।
सबसे जो पहला है दैट इज़ नॉलेज, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंप्रीहेंशन, थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन, फोर्थ वन इज़ एनालिसिस, फिफ्थ वन इज़ सिंथेसिस एंड द लास्ट वन इज़ एवेल्युएशन। अब जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है, एक तो इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड स्टेप पे कौन है, कॉग्निटिव डोमेन के जो सेकंड सब लेवल है वो कौन सा है, थर्ड लेवल कौन सा है। और एक और चीज़, लोएस्ट और हाईएस्ट लेवल, सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो है नॉलेज और जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है एवेल्युएशन। जो नीचे वाले 3 लेवल हैं 1 2 3, नॉलेज, कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, इनको हम लॉट्स भी कहते हैं। लॉट्स मीन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये जो 3 लेवल हैं ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के साथ डील करते हैं। और जो अपर 3 लेवल हैं हायर वाले 4 5 एंड 6, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन, ये 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के साथ डील करते हैं। इनको हॉट्स भी कहा जाता है। लास्ट 3 जो हैं वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग के साथ डील करते हैं और जो अपर 3 हैं वो हमारे पास डील करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के साथ। सबसे लास्ट में एक मैंने आपको उसमें लिखा है, उस पर आप देखें ज़रा। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिकेशन। टेक्सोनॉमी का जो वर्ड है वो इटसेल्फ क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। हमने चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है वो इन लेवल्स को कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको उसने अरेंज किया, क्लासिफाई किया कि जैसे हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं, एक लेवल आगे जाते हैं, चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाती हैं, लर्निंग का लेवल कम्प्लेक्स होता जाता है। हम लोग सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। जो चीज़ें हमें पता होती हैं उनसे हम लोग स्टार्ट लेते हैं और फिर हमारा जो लेवल होता है वो कम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग वो लेवल हम लोग कंप्लीट करते जाते हैं, आगे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, तो वो मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाता है। टोटल 6 लेवल्स हैं। इनका सीक्वेंस आपने लाजमी याद रखना है और वो पूछा जा सकता है। अगर आपको उनका सीक्वेंस आ गया तो आप इस एक सीक्वेंस को याद रखने से 3-4 किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर आ जाए कि हाँ भाई जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो कौन सा है, आप बता सकते हैं कि वो नॉलेज है। सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा है, वो एवेल्युएशन है, वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, पूछा जाए आपसे कि इसका 4th लेवल कौन सा है कॉग्निटिव डोमेन का, 2nd लेवल कौन सा है, 3rd लेवल कौन सा है। तो उसके लिए आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट 3 हैं वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग के साथ डील करते हैं और जो अपर 3 हैं, ठीक है, 4 5 6, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के साथ डील करते हैं। एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी का मतलब कि हम लोग जैसे जैसे लेवल आगे जाता जाता है चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाती हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सब को देखते हैं। पहला हमारे पास है नॉलेज। नॉलेज इज डिफाइंड एज रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटीरियल। सबसे लोएस्ट लेवल है और इसमें जो मेन फंक्शन क्या होता है, रिमेंबरिंग का। जो चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, याद हैं, उनको सिर्फ रिकॉल करना। जो चीज़ें आपको मेमोराइज्ड हैं, आपकी मेमोरी में हैं, उनको आपने सिंपल रिकॉल करना होता है, रिमेंबर करना होता है। इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी गई है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। सिंपल, आपने कभी डेफिनेशन याद की, सिंपल उसको आपने लिख देना है। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, किसी चीज़ के नाम पूछ लिए जाते हैं।
उसके बाद जो सेकंड लेवल है दैट इज़ कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन इज़ डिफाइंड एज द ability to grasp the meaning of material. अब कंप्रीहेंशन का मेन फंक्शन क्या है? जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं आप उन पे प्लीज़ फोकस कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ना सिर्फ इनको याद रखने में बल्कि पेपर भी अटैम्प्ट करने में. एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल. नॉलेज में तो हम लोग सिंपली इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर रहे होते हैं. अब नेक्स्ट लेवल आ गया, चीज़ें थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गई. हमने सिर्फ रिकॉल नहीं करनी, हमने उनको अंडरस्टैंड भी करना है. इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल. मोस्टली जो कंप्रीहेंशन लेवल के जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि टीचर मोस्टली दे देते हैं ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू. अब इंग्लिश टू उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए पहले आपको उस पैराग्राफ की समझ आना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. जब तक आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते. आपको उसके मायने नहीं पता होंगे, आप किस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं. कंप्रीहेंशन पैसेजेस दिए जाते हैं कि आपको पैराग्राफ दिया गया है, नीचे उससे रिलेटेड 3-4 किस्म के सवालात हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं. आप सबसे पहले उस कंप्रीहेंशन पैसेज को अच्छे से पढ़ें, गौर से पढ़ें, ताकि आपको वो समझ आ जाए, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. आफ्टर दैट आप वाकई इस काबिल हो जाते हैं. जब आपको उसका मायने समझ आ गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तभी आप उसको आंसर कर सकेंगे जो नीचे क्वेश्चन दिए गए होते हैं. अगर आपको समझ नहीं आया तो आप रॉन्ग अटैम्प्ट करके आ जाते हैं. फिर एग्जाम्पल भी इसको देख लेते हैं. एक्सप्लेन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. लेवल थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया, सिर्फ डिफाइन नहीं करना आपने यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है वो होता क्या है. अब आ जाते हैं थर्ड लेवल पे, दैट इज एप्लीकेशन. एप्लीकेशन इज द ability to use learned material in new and concrete situation. मतलब कंप्रीहेंशन से भी कम्प्लेक्स चीज़ें आपने लर्न भी कर ली, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी. आपको एक न्यू सिचुएशन दी जाती है, एक न्यू प्रॉब्लम दी जाती है, तो इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल. जो वर्ड एप्लीकेशन है वो इट सेल्फ आपको बता रहा है ना कि आपकी जो प्रीवियसली जो आपने लर्न किया है मटेरियल, आपने उसको अप्लाई करना है. अपनी पिछली नॉलेज है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपने अप्लाई करके यूज़ करके नया सोल्यूशन फाइंड करना है उस प्रॉब्लम का. इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड थेरीज. जो चीज़ें आप लोगों ने लर्न की हैं, अंडरस्टैंड की हैं, उनको अप्लाई करें. एग्जाम्पल देख लेते हैं. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. अगर आपने बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दिया, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सारे करवा दिए, बट अगर स्टूडेंट्स को वो समझ आ गए होंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, तो आप एक्सरसाइज से हट के अपनी तरफ से कोई उनको क्वेश्चन दे देते हैं, तो अगर वो वाकई उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो वो उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करके तो वो सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. उन्होंने सिर्फ जो प्रीवियसली लर्न मटेरियल है उसको एक नई सिचुएशन में, नई प्रॉब्लम में उसको सिर्फ यूज़ करना है. तो एप्लीकेशन का जो हमारे पास लेवल है वो अप्लाइंग से डील करता है, चीज़ों को अप्लाई करने में. जो प्रीवियसली लर्न मटेरियल होता है उसको आपने अप्लाई करना होता है. 3 लेवल है जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के साथ डील करते हैं. नॉलेज, कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन. नॉलेज जो है हमारे पास वो रिमेम्बरिंग से रिलेटेड है, कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, और जो एप्लीकेशन है वो अप्लाइंग से रिलेटेड, जहाँ पे आपने चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं. अब आ जाते हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे. अब ये एप्लीकेशन से भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा. एनालिसिस. Analysis refers to the ability to break down material into components to understand its organizational structure.
आपके पास एक चीज़ होल फॉर्म में मौजूद है, कंप्लीट, आपने उसके स्ट्रक्चर को जानना है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन कौन से अज्जा से, कौन कौन से कंपोनेंट से। आप क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। आगे से इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं इसकी एग्जांपल से समझाती हूँ। लेवल ऑफ लर्निंग इज हायर देन दैट ऑफ कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। ये लेवल हम लोगों ने जो पिछले पढ़े उनसे थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, हायर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। आपने बच्चों को पढ़ाना है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, उसको एनालाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो प्लांट है वो हमारे पास होल फॉर्म में मौजूद है, तो टीचर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर देंगी, उसके रूट सेपरेट कर देंगी, उसके लीव सेपरेट कर देंगी, स्टेम सेपरेट कर देंगी। उसके बाद बच्चों को बताएंगी कि जो एक प्लांट होता है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कौन कौन से उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें यही चीज़ें मौजूद होती हैं, जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं उसमें यही कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो उनको कैसे पता चला, उन्होंने उस चीज़ को ब्रेक डाउन किया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने उसको स्टडी किया, तो उससे उन्हें प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। तो एनालिसिस में हम क्या डील करते हैं, तज्जिया किससे करते हैं, उसके हर एंगल से देखने के लिए उसको डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। उससे जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। इसमें बात करते हैं हम क्रिएशन की, टू क्रिएट समथिंग न्यू। डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक जगह पे उनको हमने एक नई शक्ल दे देनी है, एक न्यू फॉर्म दे देनी है। इट मे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पैटर्न और स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है क्रिएटिव राइटिंग। मिसाल के तौर पे टीचर ने बच्चों को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में बताया, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे होती है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसको आपने कैसे स्टार्ट लेना होता है, आपने जो आपका टाइटल है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी है, आपने जो ऑडियंस है उनकी अटेंशन कैच करने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें डालेंगे। उसके बाद जो आपकी मेन बॉडी होती है उसमें टीचर उसको बताएंगे कि हाँ भाई इसमें आपने जो आपका टाइटल है, आपका जो टॉपिक है उसको आपने डिफरेंट एग्जांपल के साथ, डिफरेंट फैक्ट्स और फिगर के साथ आपने उस डाटा को सपोर्ट करना होता है। एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन, कि आपने उसको कैसे कंक्लूड करना है। इसी तरह से अगर हम बात करें लेटर्स की, एप्लीकेशन की, तो वो टीचर उनको डिफरेंट पार्ट्स में उनको टीचर बता देती हैं कि हाँ भाई फर्स्ट में जो उसकी जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होती है उसमें हम ये चीज़ लिखते हैं, मेन बॉडी में ये लिखते हैं, जो इख्तितामिया होता है, जो उसका क्लोजर होता है, उसमें हम लोग किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। टीचर ने सारे एस्पेक्ट्स पढ़ा दिए। अब टीचर उनको बोलते हैं यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू। आपको किसी भी टॉपिक पे एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की एबिलिटी थोड़ा सा वो चेक की जाती है कि वाकई ही वो सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक नई चीज़ बना सकते हैं या नहीं। उनकी जो एनालिसिस में हमें बताया ना कि वो डिफरेंट पार्ट्स में किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए उस चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो तो टीचर ने उनको बता दिया कि जो हम लोग एसेज लिखते हैं वो इन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। अब सिंथेसिस में स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट समथिंग न्यू, दे हैव टू क्रिएट। यहाँ पे क्रिएशन चेक की जाती है, क्रिएटिव स्किल्स चेक की जाती हैं। जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है अब आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक नई चीज़ क्रिएट करें, एक न्यू फॉर्म बनाएं, नए पैटर्न बनाएं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन इज कंसर्न विद द एबिलिटी टू जज द वैल्यू और वर्थ ऑफ मटेरियल लाइक नॉवेल, रिपोर्ट और पोएम। एवेल्युएशन का जो की वर्ड है दैट इज जजमेंट।
किसी भी चीज़ की वैल्यू या वर्थ जानने के लिए हम लोग जो जजमेंट करते हैं। आगे इसको हम पढ़ते हैं, तो साथ में इसको एग्जांपल मैं आपको एंड में बताती हूँ। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम इन कॉग्निटिव हायरार्की। जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव हायरार्की है, उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो एवेल्युएशन का है। एंड इट रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे आपने जितनी भी चीज़ है उसको एक तनकीदी नुक्ते नज़र से देखना है, क्रिटिकल वे से। आपने उसके अच्छे और बुरे, जितने भी गुड और बैड एस्पेक्ट्स, उन सब पे फोकस करना है। कौन कौन सी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन सी उसकी वीकनेसेस हैं, तो वो एवेल्युएशन इन सब चीज़ों के साथ डील करती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड पार्टिसिपेंट्स फाइंड अबाउट द प्रोग्राम। कि आप किसी सेशन में इनरोल हुए, आप किसी प्रोग्राम में इनरोल हुए, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट प्रोग्राम, आपको एक एवेल्युएशन परफॉर्मा दिया जाता है टू जज द, यू कैन से कि आपने उसकी जज करनी है कि वो प्रोग्राम कैसा था, उसकी वर्थ वैल्यू के बारे में, अच्छा था, बुरा था, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कौन से थे, ये उसकी स्ट्रेंथ थी, ये उसकी वीकनेसेस थी। आपने एक जजमेंट पास कर देनी होती है। इसी तरह से हम बात करें किसी ड्रामा की, किसी मूवी की, किसी नॉवेल की, आपने पूरी देखी, एक मूवी आपने पूरी देखी, एक नॉवेल पूरा पढ़ा, एक ड्रामा आपने कंप्लीट देखा, उसके बाद आप जो जजमेंट पास करते हो, बहुत अच्छा था, सुपर था, उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, उसकी करैक्टर बहुत अच्छे थे, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी फलां ड्रामे में। तो ये सारी चीज़ें जो डील करी होती हैं वो जजमेंट के साथ, कि आपको अगर आपने एक कंप्लीट मूवी देख ली, कंप्लीट नॉवेल पढ़ लिया, तो आप उस पर अगर रिपोर्ट लिखें तो उसमें आप बताएंगे कि हाँ इसके ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, ये इसकी स्ट्रेंथ थी, ये इसकी वीकनेसेस थी, और फिर ओवरऑल बता देते हैं कि हाँ भी वो अच्छा था या बुरा था। तो जो जजमेंट पास करने वाला होता है ना प्रोसेस, वो हम एवेल्युएशन में डील करते हैं। और जो ब्लूम ने दी थी कॉग्निटिव डोमेन टेक्सोनोमी, उसमें एवेल्युएशन सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, छठा लेवल एवेल्युएशन का है। एंड इट इज़ ब्रॉडर इन स्कोप। इसका स्कोप नॉलेज से बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है। नॉलेज तो सबसे लोएस्ट पे आ जाता है, सबसे लोएस्ट लेवल, और एवेल्युएशन सबसे हाईएस्ट लेवल। जो लॉर्ड्स हमने पढ़े थे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वो 3 लेवल थे, नॉलेज, कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के थे वो भी 3 हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के साथ डील करते हैं। अब हम बात करते हैं रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी की। बेंजामिन ब्लूम ने दी थी कॉग्निटिव डोमेन 1956 में। अगर आप नोटिस करें, जो पहली पिक्चर है जिसके नीचे में लिखा हुआ है ओल्ड, नाउन एंड 1956, जो उसने लेवल यूज़ किए उसको नाउन की फॉर्म में लिखा गया। बट इन 2001 ब्लूम के स्टूडेंट लॉरेन एंडरसन, उन्होंने इसको रिवाइज किया। अब जब उन्होंने रिवाइज किया तो उसमें 2 मेजर चेंजिंग्स की गई। सबसे पहले जो नाउन थे उनको रिप्लेस कर दिया गया वर्ब से। जो सेकंड पिक्चर अगर आप उस पर देखें तो आपको आईएनजी की फॉर्म नज़र आएगी। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। काम फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन पहला हमारे पास जो थे वो ओल्ड जो ब्लूम टेक्सोनोमी है वो हमारे पास डील कर रही थी नाउन के साथ। जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी है वो वर्ब के साथ डील करती है। सबसे पहली मेजर चेंजिंग ये थी। सेकंड क्या हुआ, लॉरेन एंडरसन ने जो अपर 2 लेवल थे, हायर 2 लेवल थे, उनको रिप्लेस कर दिया। एवेल्युएशन जो
ब्लूम की टेक्सोनॉमी ओल्ड जो थी उसमें सबसे हायर लेवल पे आ रहा था, छठे लेवल पे। उसमें हम बात कर रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिटिकल स्किल्स की, और जो क्रिएटिव स्किल्स थी वो फिफ्थ लेवल था सिंथेसिस का। उसमें हम डील कर रहे थे कि हमने डिफरेंट पार्ट्स को मिला के एक न्यू होल बना लेना है, एक न्यू फॉर्म बना लेनी है। ये ब्लूम ने बोला था। जो लॉरेन एंडरसन ने रिवाइज की थी उसमें वो कहते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इतनी कॉम्प्लेक्स स्किल नहीं है, उसके मुकाबले में जो क्रिएटिव राइटिंग है, क्रिएटिव स्किल्स हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इनको जो ऑर्गेनाइज किया गया लेवल को जिस सीक्वेंस में ये जाते हैं, इनको लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किया गया था। तो लॉरेन एंडरसन के अकॉर्डिंग जो लास्ट 2 लेवल्स हैं वो फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लूम की टेक्सोनॉमी में क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव स्किल्स 5th नंबर पे पहले आ जाती थी क्रिटिकल थिंकिंग से, जबकि लॉरेन एंडरसन के अकॉर्डिंग जो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें वो कहते हैं जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो हमारे पास 6th लेवल है, और एवेल्युएशन को वो 5th पे लेके आ गए। आपने इसमें से चंद चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कि वो रिवाइज किसने की थी? लॉरेन एंडरसन ने की थी 2001 में। 1990 पे इस पे काम होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो पब्लिश हुई थी वो 2001 में। और अगर क्वेश्चन आए तो वो यही आता है, ईयर 2001 ही आता है, पूछा जाता है कि वो कब रिवाइज हुई थी। लॉरेन एंडरसन ने की थी और 2001 में। उसके बाद मेजर चेंज कि वो नाउन जो थे वो वर्ब के साथ रिप्लेस हो गए, और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स थे उसके जो लास्ट 2 लेवल हैं उनको आपस में रिप्लेस कर दिया गया। क्रिएटिव सबसे आखिर में आ गया, और जो एवेल्युएशन था वो 5वें नंबर पे चला गया, 5th पे चला गया। ये 3 चीज़ें जो आपने याद रखनी है इसमें से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डोमेन, दैट इज़ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन कार्थोल ने दी थी 1964। अगर आपको बेंजामिन ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसका अगर ईयर याद हो तो इसको याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। बेंजामिन ब्लूम ने जो कॉग्निटिव डोमेन दी थी वो 1956 में दी थी। उसमें आप 8 ईयर्स मोर ऐड करेंगे तो वो 1964 आ जाता है। तो ईयर याद करना इसके लिए इतना वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने माइंड में ये इस तरह की ट्रिक्स आप लोग बिठा लें याद रखने के लिए। इट डील्स विद हार्ट, मैनर्स, एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स। इन सब चीज़ों के साथ डील करती है ये, और 5 इसके सब ग्रुप्स हैं, 5 इसके लेवल्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं, एंड से स्टार्ट लेते हैं, अटेंडिंग और रिसीविंग, सबसे पहला लेवल। उसके बाद उससे अगला लेवल हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्डिंग का। 3rd लेवल हमारे पास आ जाता है वैल्यूइंग। 4th वन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, एंड द लास्ट वन इज करेक्टराइजिंग। ये 5 लेवल हैं अफेक्टिव डोमेन के, और इनको भी लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किया गया है। अब हम 1 बाय 1 इनको हम लोग स्टडी करते हैं। पहला लेवल हमारे पास आ जाता है अटेंडिंग, इसको रिसीविंग भी कहा जाता है। इट डील्स विद द विलिंगनेस टू रिसीव इंफॉर्मेशन। जो वर्ड विलिंगनेस है टू रिसीव इंफॉर्मेशन, ये हमारे जो सेंसेस हैं उनके साथ डील करता है। हम कोई भी चीज़, कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन किस तरह से हासिल करते हैं? अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए। कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ लिसन करते हैं, कुछ टच करते हैं, तो हम अपनी सेंसेस यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला लेवल हमारी अटेंडेंस कि हम लोग वाकई कोई चीज़ सुनने के लिए विलिंग हैं या नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग रेडी हैं या नहीं है। हम अपने कान बंद कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें, हम चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, हम चीज़ें लिसन नहीं कर सकते।
तो ऑब्जर्वेशन के लिए, लिसनिंग के लिए, किसी भी चीज़ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए हमें सेंस ऑर्गन को यूज़ करना होगा। और विलिंगनेस, उसमें सबसे पहली चीज़ विलिंगनेस। आप नहीं चाहते आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई आपको नहीं ज़बरदस्ती बता सकता। तो पहला लेवल विलिंगनेस टू रिसीव इंफॉर्मेशन, सबसे पहला बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बाकी सारे लेवल उसके बाद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिसन एन अनाउंसमेंट ऑफ ए फोर्थ कमिंग मीटिंग, यानी कि आपको किसी मीटिंग के बारे में बताया गया, अनाउंस किया गया। इसके अलावा कोई सेमिनार भी हो सकता है, कोई कॉन्सर्ट भी हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले लिसनिंग आ जाती है, ठीक है। आपने उस अनाउंसमेंट को सुना, इंफॉर्मेशन रिसीव की। देन रिस्पॉन्डिंग, विलिंग रिस्पॉन्स और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, कि आपने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की, आपने उस पर कैसा रिस्पॉन्ड दिया। आपने, इसकी एग्जांपल में ये चीज़ आ जाती है, आपने उसको रिप्लाई कैसे किया, आंसर कैसे किया, अप्रूव, ओबे और फाइंड प्लेयर। आपने उस चीज़ को, आपको खुशी मिली कि हाँ भी वाकई हमारे लिए कोई इस तरीके की एक्टिविटी का अगेंस्ट के कंडक्ट होने वाली है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कैसा आपको फील हुआ, आपने कैसा उसको रिस्पॉन्ड किया। तो जो सेकंड लेवल है वो रिस्पॉन्डिंग के साथ डील करता है। थर्ड लेवल पे आ जाते हैं, दैट इज वैल्यूइंग, द एबिलिटी टू सी वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। उसके बाद अगर आपने, हम बात की सबसे पहले कि आपने एक अनाउंसमेंट सुनी, ठीक है, आपको चलें कहीं पढ़ी होगी, ठीक है, आपने उसके बारे में, आपको पता चला, इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव की। सेकंड लेवल पे आपने रिस्पॉन्ड किया, आपको खुशी हुई, ठीक है, आपने मतलब ओबे किया उस चीज़ को, ठीक हो गया, विलिंगनेस शो की, रिप्लाई किया, आंसर अपना दिया। थर्ड लेवल वैल्यूइंग, आपने उसको वैल्यू करना है। अब वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सपोर्ट शो करनी पड़ेगी, आपको अपनी पार्टिसिपेशन शो करनी पड़ेगी। अगर आप किसी एजुकेशनल सेमिनार के लिए विलिंग हैं, उसमें जाने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए, तो आप उन तमाम एक्टिविटीज़ में भी आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो कि उसको कंडक्ट करवाने के लिए की जा रही हैं। आप अपनी पार्टिसिपेशन भी शो करेंगे। हो सकता है आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मुझे अपने आइडियाज़ भी शेयर करने का मौका मिलेगा। तो आप अपनी पार्टिसिपेशन के लिए भी तैयारियां करते हैं, प्रेपरेशंस करते हैं, बट वो सिर्फ उसी सूरत में होगा जब आप उसको वैल्यू करेंगे। अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो आप आराम सुकून से घर बैठ के टीवी देख रहे होंगे, आपको क्या लगे कि वो कोई एजुकेशनल सेमिनार हो रहा है या कोई और भी चीज़ इस तरह से रिलेटेड। तो वैल्यू करने के बाद आपने, मतलब वैल्यू किस तरीके से करेंगे, आप अपनी सपोर्ट शो करेंगे, उसके लिए अपनी पार्टिसिपेशन शो करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटाइजिंग मतलब आपने अपनी तरजीहात सेट कर देनी। जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है उसमें आपने अपनी तरजीहात सेट करनी है। प्रायोरिटाइजिंग आ वैल्यू ओवर अनदर एंड क्रिएट यूनिक वैल्यू सिस्टम, मीन्स कि आपने अपनी, जितने भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में होंगी, आपने उसमें जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ को आपने वैल्यू किया, उसको आप पहले नंबर पे ले आएंगे, सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर देंगे। बाकी सब की अहमियत उसके बाद सेकेंडरी हो जाती है प्रायोरिटाइजिंग में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाती हूँ। अटेंडिंग एजुकेशनल सेमिनार रादर देन व्यूइंग टेलीविज़न प्रोग्राम। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक जगह पे एजुकेशनल का सेमिनार होने वाला है, कोई एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एक जगह पे किसी सिंगर का कॉन्सर्ट है, एक जगह पे सिनेमा में किसी मूवी का होने वाला है शो। बहुत सारे, आपने कोई नावल पढ़ना है, कोई मूवी देखनी है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है।
अपने वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने इनमें से एक चीज़ को प्रायोरिटाइज कर देना है। जब आप एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल आपने जो एजुकेशनल सेमिनार है उसको आपने पिक कर लिया, तो जो बाकी चीज़ें हैं उनकी इम्पोर्टेंस सेकेंडरी रह जाती है। जो एजुकेशनल सेमिनार है वो सबसे पहले आ जाता है। आपके पास इसमें बहुत सारी वैल्यू सिस्टम है, तो उनके आपने अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस चीज़ को आप वैल्यू कर रहे हैं आपने उसको प्रायोरिटाइज कर दिया, अपनी तरजीहात में शामिल कर दिया। लास्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन। इट इज़ द एबिलिटी टू मेक द वैल्यू अ पार्ट ऑफ वंस कैरेक्टर। अब ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। जो वैल्यू सिस्टम जिनके साथ आप डील कर रहे होते हैं, जिनको आपने प्रायोरिटाइज किया, जिनको आपने अपनी तरजीहात में शामिल किया, वो आपके करैक्टर का परमानेंट पार्ट बन जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी से वो चीज़ें डिपिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है आपकी बातों से, आपके वे ऑफ लिविंग से, आपके कोड ऑफ कंडक्ट से। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। बिलीव्स प्रैक्टिसेस कंटिन्यूस टू कैरी आउट, यानी कि जिनको आप मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बिकम पार्ट ऑफ वंस कोड ऑफ बिहेवियर, वो जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आपका करैक्टर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो उसका परमानेंट पार्ट बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एजुकेशनल सेमिनार्स बहुत ज़्यादा आपके उसमें तरजीहात में शामिल रहे हैं। आप जहाँ भी कहीं पे आपको मौका मिले तो आप उसको अटेंड करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिलीव्स, वो प्रैक्टिसेस, जो कि एडवाइसेस वहाँ पे चीज़ें डिस्कस होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से, आपके वे ऑफ लिविंग से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये सबसे हाईएस्ट एंड सबसे कम्प्लेक्स लेवल है कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जिन चीज़ों को आपने प्रायोरिटाइज़ किया, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएं, परमानेंट पार्ट बन जाएं। सबसे पहले हमने बात की थी इसमें जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल, वो हमारे पास आ जाता है विलिंगनेस का, यानी कि आपने अपने सेंसेस को आज़ाद छोड़ दिया, जो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करें अपने सराउंडिंग से। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हुई, सेकंड चीज़ आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। आप किसी चीज़ को अच्छा समझते हैं, किसी चीज़ को बुरा। आपको कोई चीज़ सुन के, कोई चीज़ पढ़ के खुशी मिलती है या नहीं, आप ओबे करते हैं या डिनाई करते हैं, ये सारा हम रिस्पॉन्डिंग में डील कर रहे होते हैं। जो हमारे पास थर्ड वन है, दैट इज़ वैल्यूइंग, कि आपने जिससे आप वैल्यू किन चीज़ों को कर रहे हो। और वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी सपोर्ट शो करनी पड़ेगी, आपको अपनी पार्टिसिपेशन शो करनी पड़ेगी। आप में जो उसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही, कंडक्ट हो रही होंगी, आपने उसका एक हिस्सा बनना होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास बहुत सारे वैल्यू सिस्टम मिल जाते हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, आपके पास डिफरेंट चॉइसेस आ जाती हैं। आपने उन चॉइसेस उनको फिर आपने प्रायोरिटाइज कर देना होता है। आपने उनमें से तरजीहात अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट पे आ जाएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इस तरीके से ये लेवल चलता जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज़ कैरेक्टराइजेशन। तो जो कैरेक्टराइजेशन का है वो सबसे हाईएस्ट एंड सबसे कम्प्लेक्स लेवल है। क्यों? क्योंकि फिर वो सारे वैल्यू सिस्टम जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे किए, ऑर्गेनाइज किए, वो आपकी पर्सनैलिटी का, आपके कोड ऑफ कंडक्ट का, आपके करैक्टर का वो पार्ट बन जाते हैं।
और वो चीज़ें फिर आपके करैक्टर से, आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये इसका सबसे हाईएस्ट लेवल है। टोटल 5 हैं। हमने जो आज स्टडी किया वो कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। टोटल जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो टेक्सोनोमीज हैं उसकी टोटल 3 डोमेन्स हैं। कॉग्निटिव, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अफेक्टिव एंड द लास्ट वन इज साइकोमोटर। कॉग्निटिव का ताल्लुक कॉग्निशन यानी माइंड के साथ है, मेंटल फैकल्टीज़ के साथ, मेंटल प्रोसेसेस के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक अफेक्टिव वैल्यूज़ के साथ डील करती है, एटीट्यूड्स के साथ डील करती है, बिलीव्स के साथ डील करती है। और उसके बाद आ जाती है साइकोमोटर। साइकोमोटर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ और मोटर स्किल्स के साथ डील करती है। कॉग्निटिव डोमेन बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में, और उसके टोटल 6 सब ग्रुप्स हैं, 6 उसके लेवल्स हैं, और वो रिवाइज हुई थी 2001 में। एंडरसन ने रिवाइज की थी। उसके बाद हमने अफेक्टिव की बात की, कारथोल ने दी थी 1964 में, और उसके 5 सब ग्रुप्स हैं, 5 लेवल्स हैं, और ये इनको लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, और ये इसी तरीके से चलते हैं। इसके अलावा अफेक्टिव डोमेन का बहुत इम्पोर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समटाइम पूछ लिया जाता है, तो वो कौन सा लेवल है, वो कौन सी डोमेन है जिसको हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो नहीं एग्ज़ामिन कर पाता, और वो भी अफेक्टिव डोमेन ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग वैल्यूज़ को, हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो वैल्यूज़ को नहीं एग्ज़ामिन कर सकता, एटीट्यूड्स को नहीं एग्ज़ामिन कर सकता। हम बच्चों की कॉग्निशन चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई बच्चे ने ये चीज़ लर्न कर ली है, ये चीज़ मास्टर कर ली है। साइकोमोटर डोमेन में भी हमने उनको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा दिया, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा दी, लेकिन उसमें हम लोग जो अफेक्टिव डोमेन है, हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो अफेक्टिव डोमेन को नहीं एग्ज़ामिन कर पाता। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप लोग माइंड में रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।